स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डू मैथ्स। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स और एमएससी इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स के लिए। तो यहाँ पर जो कंबाइंड यूनिवर्सिटी होते हैं, इसमें आपके आते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, झारखंड यूनिवर्सिटी और आते हैं आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी। तो 8-10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके इंट्रेंस एग्ज़ाम कंबाइंड होते हैं। तो उसके लिए एमएससी मैथमेटिक्स और इंटीग्रेटेड एमएससी। तो देखिए, इंटीग्रेटेड एमएससी में केवल ये कोर्स जो है एमएससी प्लस बीएड, ये कोर्स केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ राजस्थान में है। तो ये कोर्स बहुत अच्छा है। ये 3 साल में आपको एमएससी प्लस बीएड दोनों की डिग्री मिलती है। तो इसी का क्वेश्चन पेपर, क्योंकि दोनों क्वेश्चन पेपर कॉमन होता है, एमएससी मैथमेटिक्स एंड एमएससी इंटीग्रेटेड एमएससी। और आते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं ये 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले पार्ट में कहा जाता है सेक्शन ए है, और सेक्शन ए में आपका 25 क्वेश्चन आता है। इसमें कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन, ग्रामर इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, कुछ हिंदी के 2-4 क्वेश्चन होते हैं, 5-6 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 1-2-3 क्वेश्चन जीएस के भी होते हैं। तो आप इसे देख लेंगे और 25 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। हम जो सॉल्व कराएंगे आज सेक्शन बी, जहाँ पर 75 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं। ग्रेजुएशन लेवल की मैथमेटिक्स होती है और बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स होती है। तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, अपने टॉपिक को रिवीजन करेंगे। बहुत से टॉपिक आपको इस चैनल पर पढ़ाए गए हैं, आपको मिल सकते हैं, जैसे मैट्रिसेज हुआ, लिमिट हुआ, कंटिन्यूटी हुई, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनीज थ्योरम, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये सब जो को यहाँ पर टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के उन्हें देख लें। आप देखेंगे भी कि बहुत से प्रॉब्लम्स आपको खुद इस चैनल पर जो वीडियो बनाए गए हैं मैथमेटिक्स में, वहाँ से। अब हम लोग सेक्शन बी या पार्ट बी के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, जो आपको बताया भी गया कि 25 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए पार्ट ए से आते हैं। सेक्शन बी के मैथमेटिक्स के पार्ट को अब हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहली देखिए प्रॉब्लम क्या कही जा रही है। दिस सीक्वेंस, मतलब द सीक्वेंस 1/n, आप जानते हैं दिस सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। प्रॉब्लम बहुत ही आसान सी आती है इसमें। देखिए, दूसरी प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि दिस लिमिट इज इक्वल टू, इस लिमिट की इक्वल देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव है, हमें n कॉमन लेना होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। तो ये हो जाएगा दिस इज़ 2 - 3/n डिवाइडेड बाई, और यहाँ से n कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 + 1/n, n से n कैंसिल आउट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, दिस गिव्स टू 2। तो यहाँ पर जो इसका आंसर देखिए हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में कहा जा रहा है इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 2। अगली प्रॉब्लम देखिए, कहा जा रहा है दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। आप देखिए, इस टाइप की प्रॉब्लम आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम कराई गई थी, जो क्वेश्चन अब प्रैक्टिस सेट दिए गए थे, वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम थी। जब देखिए कंपैरिजन टेस्ट यहाँ अप्लाई होगा, दिस इज़ द सीरीज, और यहाँ पर जब n की वैल्यू 0 और 1 के बीच होगी तब ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट सीरीज, और इनके बीच होगी तब भी ये डाइवर्जेंट होगा। आप वैल्यू पुट करके देख भी सकते हैं कंपैरिजन टेस्ट। अगर हम n = 2 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा दिस सीरीज n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n + 1/n⁴ 2। अगर 2 के लिए गलत हो गया तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो ही जाएंगे। अब कंपैरिजन टेस्ट जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेंगे। तो ये बन जाता है दिस इज़ 1/n + 1/n²। तो यहाँ पर हमें लेना होगा 1/n की वैल्यू। तो आप जानते हैं एक्सिलरी जो सीरीज होती है सिग्मा क्या होता है, दिस इज़ 1/n⁴p। p इज़ ग्रेटर देन 1 पे होता है क्या,
दिस इज़ कन्वर्जेंट। वहाँ से जब आप लेंगे तो ये p की वैल्यू एक्सिलरी सीरीज हमें मिलेगा दिस इज़ 1/n, इसका मतलब ये डाइवर्जेंट हो जाएगा 2 के लिए, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा p इज़ ग्रेटर देन 2। इस टाइप की प्रॉब्लम है, आपके बुक में भी होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए 29 प्रॉब्लम में क्या करें, दिस सीरीज इज़ अल्टरनेटिव सीरीज है, आप इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तब ये देखिए n की वैल्यू मिल जाएगा डिनोमिनेटर में 1/n/2, इसका मतलब दिस इज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाता है, दिस इज़ द कंडीशन। आप इसे चेक भी कर सकते हैं रिजल्ट के माध्यम से। अगली वैल्यू 30 प्रॉब्लम तो आपको कराया भी गया है, ये स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यू है। आप इस चैनल पर लिमिट ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म 2 लेक्चर हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं, तो मैक्सिमम लिमिट की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, दिस वैल्यू इज गिव्स टू e की पावर 1, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम आते हैं अगली प्रॉब्लम में, देखिए क्या कहा जा रहा है 31 में, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। चलिए, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये तो सही होता है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट पॉइंट, ये भी सही है। पहला ही स्टेटमेंट देखिए गलत है, क्योंकि ये कन्वर्स पार्ट सही नहीं होता है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं -1n। अब ये सीक्वेंस तो बाउंडेड है लेकिन दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। अब हम जा रहा है ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स, देखिए ये भी आपको लेक्चर में बताया गया है, दिस इज़ द मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक चैप्टर 2 चैप्टर बनाए गए हैं, जिसमें आपको शॉर्टकट मेथड से बताया गया है कि कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए कहा जा रहा है ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स माइनस सी, देन एफ इज़ डिसकॉन्टिन्यूअस। आप जानते हैं क्योंकि मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। एफ इज डिफरेंशिएबल, तो मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है एट सी पर, यह भी ख़त्म हो जाएगा। एफ इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये थर्ड ऑप्शन होगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम बताए हैं कि ये यक्स ये डिफरेंस कॉन्टिन्यूअस तो हर एक पॉइंट पर होता है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है यक्स इज इक्वल टू सी पर, इसका मतलब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। अगली प्रॉब्लम देखिए, द फंक्शन x इंटू 1 साइन 1/x वेन x नॉट इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉन्टिन्यूअस। ये तो सभी बुक ग्रेजुएशन के बुक में ये प्रॉब्लम है, आपको कराया भी गया है लेक्चर में। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है बट दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रॉब्लम्स पर। अगले प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है, रोल्स थ्योरम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ रोल्स थ्योरम होल्ड दिस इन इंटरवल एट x इज इक्वल टू 1, तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a एंड b। आप रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट जानते हैं कि ये ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा -2 से 2, क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होगा, और इसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, दिस इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसके डेरिवेटिव की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, दिस इज 3x² और प्लस हो जाएगा 2ax प्लस b एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। अब आपको काम क्या करना है, a की वैल्यू एंड b की वैल्यू पुट करके चेक करना है कि इस इक्वेशन में कौन सी वैल्यू a और b की वैल्यू पुट किया जाए, और x की वैल्यू क्या पुट करनी होगी 1। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगा, ये बन जाएगा दिस इज 3 प्लस 2a प्लस b, दिस इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में कौन सा ये चारों रिजल्ट पुट किया जाए कि जिससे ये वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए, तो हमारे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन होगा। आप इसे चेक करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस पर ये वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, वही इसका a और b की वैल्यू हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, देखिए क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहा जा रहा है द लोकल मैक्सिमम ऑफ दिस, लोकल मैक्सिमम वैल्यू
आप जानते हैं जिस पर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है दैट इज़ द लोकल मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो आपको इसमें काम क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो निकाल करके यक्स की वैल्यू निकालनी है, और यक्स की वैल्यू फिर सेकंड डेरिवेटिव चेक करना होगा कि किस सेकंड डेरिवेटिव पर इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है, उस पर ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगली प्रॉब्लम देखिए क्या कही जा रही है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x इंक्रीजेज इन द इंटरवल। सबसे बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इंटरमीडिएट पर बेस्ड प्रॉब्लम है। तो इंटरमीडिएट पर बेस्ड प्रॉब्लम है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर चेक करिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x। तो पहला तरीका ये होता है कि आप इसका डिफरेंशिएशन निकालें, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 3 cos 3x। अब जिस इंटरवल में ये ग्रेटर देन होगा उस इंटरवल में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज द इंक्रीजिंग। तो आप चेक करेंगे कि किस में एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन होगी। हमारे हिसाब से 0 से π/6, क्योंकि ये 3x है तो इंटरवल π/2 वाला कम हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो π/6 में ये देखेंगे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज़ ग्रेटर दैन, इस इंटरवल में फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। ये एनसीईआरटी में आपकी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 38 में देखिए क्या कहा जा रहा है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। देखिए ये तीनों इंटरवल तो क्लोज्ड इंटरवल हैं और ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। एक ही समस्या हो सकती है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है, एवरी कॉम्पैक्ट सेट ऑफ रियल नंबर इज। तो एवरी कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। आप रियल एनालिसिस में पढ़े होंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेट ऑफ रियल नंबर इज क्या है, दिस इज क्लोज्ड है कि काउंटेबल है, तो सेट ऑफ रियल नंबर अनकाउंटेबल होता है। बाउंडेड भी नहीं है तो सेट ऑफ रियल नंबर क्लोज्ड है, तो दिस ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आप इसे रियल एनालिसिस के बुक में देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, हाँ, अपर लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस या -1 टू दी पावर n। तो अपर लिमिट तो आप जानते हैं ये -1 + 1 दो ही वैल्यू आएगी, तो अपर लिमिट हो जाएगी दिस इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही। ये भी देखिए आपको बताया गया था इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स में, यूलर फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव का में हम 60 पॉइंट बताए थे, इसकी वैल्यू क्या होती है। इफ़ एफ ऑफ एक्स कहा जा रहा है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन एक्स एंड वाई हैज कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव देन एक्स एफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ वाई, तो मतलब पार्शियल डेरिवेटिव इसकी वैल्यू होती है n इंटू एफ, मतलब सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगली प्रॉब्लम पर हम लोग आते हैं, कहा जा रहा है दिस लिमिट इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, दिस इज 4 + 2 - 1, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज 4 और दिस इज 2 इंटू 2, दिस इज 4, तो 4 + 4 8, 8 - 1 7, तो मतलब ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, सही। देखिए बहुत ही आसान सी और सिंपल सी प्रॉब्लम है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज, आप फार्मूला जब अपने बुक से देखेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट क्या होगा इस सीरीज का। अब आते हैं देखिए डिफिनिट, ये क्या है, डबल इंटीग्रल। तो यहाँ पर इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, ये इंटरवल y इज इक्वल टू है तो y के रिस्पेक्ट में आप इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और इसकी वैल्यू हमें बताएंगे कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, ये तो कैलकुलेशन बेस्ड है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या, वेक्टर कैलकुलस से कहा जा रहा है द वॉल्यूम ऑफ सरफेस दिस इंटीग्रल ओवर द स्फीयर दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू देखिए आई है, हम तो सॉल्व अभी नहीं किए हैं, तो आप इसको क्या करिएगा, स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करिएगा। इसकी शायद जो वैल्यू आएगी 12/5 इंटू पाई a⁵, ये ऑप्शन हो सकता है ये आए। आप इसे चेक करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अब आते हैं कुछ प्रॉब्लम पर और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है
कि विच ऑफ फॉलोइंग सेट फॉर्म ए बेसिस के बारे में आप लीनियर अलजेब्रा में पढ़े होंगे। ए नॉन एम्प्टी सेट इज सेड टू बी द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस if this is linearly independent if this set is generate the vector space। तो आते हैं सबसे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है 1 1 3 1 और यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, ये देखिए तो नहीं होगा। देखिए 0 पहले हम उनको ढूंढते हैं जो बेसिस नहीं है। देखिए 0 1 0 -3 तो ये 0 1 से तो जनरेट हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। 1 0 2 0 तो 1 0 से 2 0 जनरेट हो जाएगा, ये भी नहीं ऑप्शन होगा। अब देखिए ये दोनों सेट मिलके इसको जनरेट कर देंगे तो ये भी नहीं होगा, तो बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगी, बेसिस हो जाएगी। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये तीनों ऑप्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर दे रहा है, जनरेट कर दे रहा। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा सही। अगली प्रॉब्लम देखिए, कहा जा रहा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स पर आपके डू मैथ्स चैनल पर एक वीडियो बनाया गया है, आप उसे देख सकते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, वहाँ पर इन सारी चीज़ों को आप देखिएगा। आते हैं देखिए, तो आते हैं 3 के कंपेरिजन। इसका देखिए आर्डर क्या है, 3 × 3 तो मैक्सिमम रैंक 3 हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 × 2 दिस इज़ 4, 3 × 1 दिस इज़ -1, तो हो जाएगा 3 × 3 दिस इज इक्वल टू 9। मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आते हैं अगली प्रॉब्लम पर। देखिए क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखिए समय मिलता है तो इसके बारे में बताते हैं। देखिए पहला तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो जब कभी भी 1 + 1 - 2 माइनस होगा तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन भी आप जानते हैं, f ऑफ अल्फ़ा x + y दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा f ऑफ x प्लस f ऑफ y की कंडीशन इक्वल हो जाती है, देन दिस इज़ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये आपको जब पढ़ाएंगे शॉर्टकट में तो आपको बताया जाएगा। अब आते हैं डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस 3 × 3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डायमेंशन ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपको याद रखना होगा डायमेंशन रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है, 1/2 n-1 ये फार्मूला है। तो n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा 3 × 3 - 1 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, सॉरी n-1 नहीं, दिस इज n+1 होगा, n+1 हो जाएगा, दिस इज इंटू 4। इसकी वैल्यू देखिए हो जाएगी, दिस इज 3 × 2 दिस इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा अगर n आर्डर की कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डायमेंशन का फार्मूला देखिए क्या होता है, 1/2 n+1। ये एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट से आप आसानी से चाहे 4 × 4 हो, 5 × 5 हो, 3 × 3 हो, आप रिजल्ट से अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए डिटर्मिनेंट में इस को इम्पोर्टेंट पॉइंट में आपको बताया गया है, इस टाइप के डिटर्मिनेंट के 10 या 15 डिटर्मिनेंट हैं जिसकी वैल्यू बार बार पूछी जाती है। तो डिटर्मिनेंट के लेक्चर को आप देखिएगा इस चैनल पर, जहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट की वैल्यू है जिसे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी वैल्यू देखिए आती है साइक्लिक आर्डर में x - y, y - z, z - x। तो आते हैं देखिए z - x तो ठीक है, ये x - y होगा तो यहाँ -1 मिलेगा, y - z होगा तो -1, दोनों -1 तो +1 हो जाएगा, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो ये आप डिटर्मिनेंट के लेक्चर को भी आप देख सकते हैं इस चैनल पर। अब आते हैं 52 प्रॉब्लम पर। देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है इफ़ m इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन m टू द पावर 2019 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आप निकालेंगे m² की वैल्यू, तो m² निकाल लेंगे, फिर निकालेंगे m³ की वैल्यू, तो m² में m का मल्टीप्लाई। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसकी ऐसे m² m³ में एक सिमेट्रिक टर्म मिल जाएगा कि m टू द पावर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमारे हिसाब से इसका ऑप्शन हो जाता है डी। इनमें कोई चेंज नहीं होता, इसमें चेंज होगा। जब स्क्वायर होगा तो यहाँ 2 हो जाता है, जब 3 क्यूब होगा तो यहाँ 3 हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको आप चेक कर लेंगे।
चलिए अगली प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है और सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस जिसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये सब कुछ पढ़ाया गया आपको चैनल पर। तो मैट्रिक्स का लेक्चर तो ज़रूर देखिए जिससे आपको ये प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर ले जाएं। अगली प्रॉब्लम में कहा जा रहा है विच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, कौन सी मैट्रिक्स है जो नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की अब जानते हैं डिफिनीशन, डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू होना चाहिए 0। तो कौन से मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा, इसका नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन डी ही सही होगा। इस डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का 0 है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब आइए अगली प्रॉब्लम 54 में कहा जा रहा है आइगन वैल्यू ऑफ यम। देखिए कौन सी मैट्रिक्स है, आपको बताया गया है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, दिस इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के रिजल्ट में आपको बताया गया है कि इसकी जो आइगन वैल्यू होती है डायगोनल एंट्री होती है। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी 4, 3, मतलब ऑप्शन बी क्या होगा सही। देखिए बहुत से रिजल्ट आपको पढ़ाए गए हैं चैनल पर और उस रिजल्ट को देख लेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व करेंगे बिना कुछ कैलकुलेट किए हुए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे कहा जा रहा है एफ बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय दिस, then the matrix representation of linear transformation relative to the basis। अब देखिए इस पर वैल्यू हमें निकालना रहेगा एफ ऑफ 1, 0 और आप निकालना सीखे भी होंगे ग्रेजुएशन में जब लीनियर अलजेब्रा पढ़े होंगे। एफ ऑफ 0, 1 तो ये वैल्यू देखिए हो जाएगी 2 और ये वैल्यू हो जाएगी 4 और ये हो जाएगा जब 0, 1 पुट करेंगे तब ये वैल्यू देखिए हो जाएगी 3 और ये वैल्यू हो जाएगी -5। इसी का ट्रांसपोज ले लेते हैं तो 2, 4 एंड 3 -5 मतलब ये हो जाता ऑप्शन ए क्या हो जाता सही। अगला कहा जा रहा है, देखिए ये भी रिजल्ट में आपको पढ़ाया गया है जिसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस को हमने डिस्कस किया है। कहा जा रहा है आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिस इज आइदर 0 और इमेजिनरी, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ये भी आपको रिजल्ट में बताया गया है। अब आते हैं आगे के प्रॉब्लम्स में। देखिए क्या कहा जा रहा है, आगे के प्रॉब्लम में कहा जा रहा है इफ़ यम इज इक्वल टू दिस एंड आई इज इक्वल टू दिस देन विच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स इज द 0 मैट्रिक्स। देखिए ये BHU B.Ed के भी इंट्रेंस में ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी। अगर ये आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाता है तो दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बिकम्स टू द 0 मैट्रिक्स। देखिए इसका ट्रेस क्या होगा, ट्रेस होगा 7 तो -7 यम स्क्वायर -7 एम स्क्वायर -7 -6, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब इसका यहाँ पर क्या होता है, दिस इज द डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, दिस इज 2 × 5 दिस इज 10 और 10 माइनस दिस इज -4 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6 तो +6i होता है। इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनेगा, इसका ये हो जाएगा यम स्क्वायर -7 यम + 6i दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 58 प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है, इफ़ दिस इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर Vn एंड Vm आर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस देन रैंक नलिटी थ्योरम आप पढ़े होंगे। तो रैंक नलिटी थ्योरम क्या होती है, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी दिस इज द डायमेंशन ऑफ वी, जो पहला यहाँ पर वेक्टर स्पेस होगा। इसका मतलब ये तो पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि ये रैंक नलिटी थ्योरम पर और पहला ही ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। अगली प्रॉब्लम कही जा रही है द सिंगलटन सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ। सिंगलटन सेट लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है, जब x की वैल्यू क्या हो जाए 0। इसका मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। अगली प्रॉब्लम क्या कही जा रही है, द आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आपको बताया गया है आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिस इज़ द यूनिट मॉडुलस। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, ये सब डिस्कस किए गए हैं मैट्रिसेस के लेक्चर में, आप इसे देख सकते हैं। चलिए आगे प्रॉब्लम क्या कहा जा रहा है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए क्या होता है, डिग्री क्या होता है, आर्डर होता है कि कितनी बार इसको डिफरेंशिएट किया गया। डिग्री क्या होती है कि द हाईएस्ट आर्डर की पावर, तो इसके एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ तो ये हो जाएगा dy/dx, इसकी पावर 1 है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। देखिए बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है आई हैं यहाँ पर। आप थोड़ा सा रिजल्ट देख लेंगे तीनों साल के ग्रेजुएशन और कुछ कैलकुलस के रिजल्ट हैं जो इंटरमीडिएट के, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम आप सॉल्व कर ले जाएंगे।
नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वेल नोन प्रॉब्लम है। देखिए ई की पावर वाई को इधर कर दीजिएगा और डीएक्स को इधर, वेरिएबल सेपरेबल से आप इसको सॉल्व करिएगा। और ये प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस सेट में दिया गया है, शायद प्रैक्टिस सेट 3 या 4 की ये पहली प्रॉब्लम है। देखिए प्रैक्टिस सेट में आपको दिया गया था और ये प्रैक्टिस सेट में ये प्रॉब्लम आई हुई भी है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हमें बताएंगे। शायद ये प्रैक्टिस सेट 4 जो लास्ट प्रैक्टिस सेट दिए हैं उसकी ये पहली प्रॉब्लम है, देखिए आप लोगों को यहाँ पर मिल गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप चेंज करेंगे तो देखिए किस में बन जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, ये भी जो q की वैल्यू हो, हमें इसी p की वैल्यू मिल गई। तो p इज इक्वल टू देखिए हम लोगों को मिल रहा है 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी का इंटीग्रेशन करना होता और e की पावर में, तो देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आती है log ऑफ इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टाइम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी log ऑफ 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e की पावर होती है, इसका आंसर आ जाएगा 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वैसे भी आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं। अगली प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको तो वेल नोन पता है ये कौन सा है, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। एक्सिलरी इक्वेशन बनेगा m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो दिस इज प्लस माइनस 2। तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। 65 प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है, इसकी वैल्यू देखिए निकाला जाता है 1 अपान क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, और ये हो जाता है e की पावर 5x। अब 5 इसमें पुट किया जाता है, तो 5 जब हम लोग इसमें पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आती है, ये हो जाएगा 1 अपान 25 माइनस, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 15 माइनस 15 प्लस 2, तो ये हो जाएगा दिस इज़ 1/12 e की पावर 5x। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो गया। तो आज के लेक्चर में हम लोग 65 प्रॉब्लम तक सॉल्व किए हैं, बाकी के बचे हुए लेक्चर में बाकी की बची हुई प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे।